मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 89वीं कक्षा। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में 114 सूत्रों तक हो गया है। मुझे कोई प्रश्न है तो। आचार्य पृष्ठ संख्या 612 निष्ठा सूत्र में जो इतरेतराश्रय दोष हो रहा है वो काशिका के वाक्यों से समझ में नहीं आ रहा है। विषय तो अच्छा, समझ में आया लेकिन इन वाक्यों देखो में काशिका की ही पंक्ति देखो कि निष्ठायाम इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि है। अर्थात इस निष्ठा में, इस सूत्र से जो तात्पर्य निकलता है उसके कार्य में, क्योंकि ये सूत्र प्रत्यय का विधान कर रहा है और प्रत्यय का नाम रखा आपने निष्ठा। तो निष्ठा है एक संज्ञा, तो संज्ञा सूत्र संज्ञा करता है और विधि सूत्र उस संज्ञा का नाम लेकर के विधि करता है। तो ये विधि सूत्र की श्रेणी में आ गया। लेकिन विधि सूत्र में जिस संज्ञा का नाम लिया गया है, जिस संज्ञा को कहा गया है, तो हम संज्ञा सूत्र के पास जाकर के उसको स्पष्ट करते हैं कि ये संज्ञा किसकी है। तो निष्ठा सूत्र के पास पहुंचे, तत्वतु निष्ठा संज्ञा सूत्र के पास। वहां उस सूत्र का अर्थ करते समय, क्योंकि अर्थ करके ही तो पता लगेगा, जब अर्थ करने लगे तो क्या अर्थ निकला उसका कि तवतु, ये जो प्रत्यय हैं। अब यही बात पकड़ में आ जाएगी कि ये जो प्रत्यय हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो संज्ञा सूत्र कब लगेगा? जब प्रत्यय नाम उनका हो जाएगा। अब प्रत्यय नाम हो जाएगा, अब उलझन आ गई। वो सूत्र कहेगा कि आप मेरे पास आए हो, क्या तवतु इनका प्रत्यय नाम रखवा लाए हो? तो कहेगा प्रत्यय नाम तब रखा जाएगा जब विधि सूत्र विधि कर दे। अभी तो विधि ही नहीं हुई है, अभी तो हम नाम पर ही अटक गए हैं, निष्ठा नाम पर, कि वो निष्ठा कह रहा है कि निष्ठा करता हूं मैं। तो निष्ठा क्या है ये तो आप बताइए। वो कहेगा पहले प्रत्यय तो नाम रखवा लाओ इसका, तब मैं ये नाम रखूंगा। पहले प्रत्यय नाम रखो, प्रत्यय नाम रखने के बाद निष्ठा नाम आएगा। तो अब ये समस्या आ गई कि संज्ञा सूत्र के लिए ये सूत्र पहले होना चाहिए जो प्रत्यय नाम रखे उसका। इस सूत्र के लिए संज्ञा सूत्र पहले होना चाहिए जो संज्ञा रख दे उसकी। इसे कहते हैं इतरेतराश्रय। ठीक है ना? तो इतरेतराश्रय होने के कारण से अप्रसिद्धि ही, इस सूत्र के द्वारा जो विधि की जा रही है इसकी अप्रसिद्धि हो गई, प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी, ये विधि नहीं हो सकती आपकी। उसी को और आगे खुला कि संज्ञायाम तवतु भाव्येते। ठीक है ना? संज्ञा सूत्र में, और नहीं, संज्ञा होने पर, संज्ञा माने संज्ञा होने पर उक्त और उक्तवतु ये किए जा रहे हैं, यानी कि इस सूत्र के द्वारा। और सतोष नयो हो, जब ये प्रत्यय हो जाए, इनका नाम प्रत्यय हो जाए, विधि हो जाए, ये है सतोष नयो हो संज्ञा भाव्यम, दोनों दोनों में सती सप्तमी है। ये प्रथम जो वाक्य है संज्ञायाम तवतु भाव्यते, तो यहाँ अर्थ करेंगे संज्ञा होने पर कृतवतु, ये सूत्र कर पाएगा। फिर सतोष नयो हो, इन दोनों प्रत्ययों के हो जाने पर संज्ञा भाव्यम, संज्ञा होनी चाहिए। ये हो गया धृतराष्ट्र। अब उसका उत्तर दे रहे हैं नैष दोष, ये दोष नहीं आएगा क्योंकि भाविनी संज्ञा विज्ञायते। संज्ञा सूत्र जो संज्ञा कर रहा है, अब वहां पर हम अर्थ कैसे करेंगे कि तवतु, ऐसे जो ये शब्द हैं, ठीक है ना,
जब ये प्रत्यय के रूप में आ जाते हैं तब इनका नाम, अर्थात जिनका आगे चल करके निष्ठा नाम हो जाएगा, नहीं यहाँ करेंगे हम इस सूत्र के द्वारा, निष्ठा सूत्र के द्वारा यहाँ जो प्रत्यय किया जा रहा है कि निष्ठा सूत्र के पास पहुंचे, उसने नाम रख दिया अक्त अक्तवतु, लेकिन वहां नाम रखते समय फिर वही समस्या आएगी। तो वहां अक्त अक्तवतु जिन जो आगे चल के किए जाएंगे उनका नाम निष्ठा होता है। अब जब उसने आगे होने वाले प्रत्ययों का नाम निष्ठा रख दिया तो अभी तो प्रत्यय हुए नहीं है, अब हमें उस सूत्र के द्वारा संज्ञा करवाने में सरलता हो गई। इस सूत्र को बाधा नहीं आएगी अब विधि सूत्र के लिए, क्योंकि विधि सूत्र लगाने के बाद हम जब संज्ञा सूत्र के पास जाएंगे तो वह भाविनी संज्ञा को करेगा। ठीक है ना, भाविनी संज्ञा का तात्पर्य कि ऐसे अक्तवतु जब विहित हो जाएंगे उनका आगे चल करके निष्ठा नाम मैं रख दूंगा, निष्ठा नाम उनका हो जाएगा। तो स भूते भवति, अब यहाँ ये सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा कि सह माने वह। अब वह शब्द से यहाँ पर निष्ठा का अर्थ नहीं ले रहे, ये वह से तात्पर्य जो पीछे प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। सह, सह माने वह, कौन, प्रत्यय, यानी कि सह प्रत्यय, वह प्रत्यय भूते भवति भूतकाल में होता है। कौन सा? यस्य उत्पन्नस्य, और बढ़ा लो आगे, प्रत्ययस्य, यस्य उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य निष्ठा इत्येषा संज्ञा भवति। अब संज्ञा वो कर रहा है, संज्ञा वो कर रहा है, वो भी आगे आने वाली ही संज्ञा कर रहा है। इन्हें प्रत्यय आ जाएगा, प्रत्यय जब आ जाएगा तब वो संज्ञा कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ इस तरह से करेंगे अब कि निष्ठा अर्थात धातु से वह प्रत्यय होता है जिस प्रत्यय का उत्पन्न होने के बाद नाम निष्ठा हो जाता है। ठीक है ना, अब दोनों सूत्रों की संगति लग जाएगी, यानी कि एक सूत्र को धैर्य रखना पड़ेगा इन दोनों में से। तो धैर्य किसको रखना पड़ेगा? इस सूत्र को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको निष्ठा ऐसे नहीं मिल जाएगा नाम, ये निष्ठा आगे मिलेगा, बस ये धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे को खाना देते हैं ना, तो खाने में थाली में उसके अनेकों पदार्थ रख दिए। अब वो बच्चा कह रहा है कि इसमें आपने अनेकों पदार्थ रखे लेकिन मीठा तो रखा ही नहीं इसमें, और मुझे मीठा बहुत प्रिय है। ठीक है ना, अब उसको एक शर्त लगाई गई, क्योंकि मीठा अगर वो खा लेगा प्रारंभ में ही तो भूख मारी जाती है ना मीठा प्रारंभ में खाने से, इसलिए अंत में खाते हैं लोग ज्यादातर। अब बच्चों को तो इतना धैर्य है नहीं, तो वो तो पता है माँ को कि ये मीठा पहले खा जाएगा फिर वो ढंग से खाएगा नहीं। ठीक है ना, तो वहां उसको क्या शर्त लगाई गई कि देखो हम तुम्हारी थाली में मीठा रख तो देंगे, लेकिन ये मीठा हम तब रखेंगे कि पहले हमसे वादा करो कि ये मीठा तुम बाद में खाओगे, पहले नहीं खाओगे। बच्चा मान गया, अब मीठा तो रखा हुआ है उसके पास में, लेकिन वो खा तो नहीं सकता, बंधन लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी ये सूत्र प्रत्यय तो कर रहा है, लेकिन प्रत्यय कर रहा है तो बस बात ये वही आई कि उसका निष्ठा नाम तो है नहीं अभी, तो कि वह भूतकाल में प्रत्यय होता है जिसका आगे चल करके निष्ठा नाम हो जाएगा। तो ठीक है, इसने स्वीकार कर लिया और आगे तो निष्ठा नाम हो ही जाएगा, इसको कोई चिंता नहीं, वो प्रत्यय उसने कर दिया। तो इस तरह से समाधान इसका करेंगे। और ये बात यही नहीं, ये अनेकों स्थलों पर घटती है, जहां जहां भी त्रित्राश्रय वाले कार्य होते हैं, विशेष करके संज्ञाओं में और लोक व्यवहार में भी ऐसा होता ही है। ठीक है ना, अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे लोक व्यवहार के। तो संज्ञा और विधि ये सर्वत्र ऐसे ही लगेगा, संज्ञा और विधि जहां जहां भी आते हैं तो वहां विधि सूत्र संज्ञा सूत्र पर आश्रित रहता है। ठीक है ना, संज्ञा सूत्र विधि सूत्र पर आश्रित रहता है, तो दोनों में ऐसे ही समाधान होगा, कहीं भी घटा लो इसके लिए। जैसे कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है ना, तो कर्म में द्वितीया कब होती है? जब वाक्य में एक कारक आ जाएगा ना, कारक में संज्ञा नहीं बोल रहा हूँ, कारक माने क्रिया की सिद्धि में सहायक जो भी साधन है वो वाक्य में पहले आ जाए। ठीक है ना, तब उसका नाम कर्म होता है। वो कौन करेगा नाम कर्म? कर्तुरीप्सितमम कर्म। और उस कर्म का नाम कर्म हो जाने पर कर्मणि द्वितीया, द्वितीया करेगा।
तो कर्मणि द्वितीया जब द्वितीया कर रहा है कर्म में, तो वो कर्म अभी तो नाम हुआ नहीं है, पहले वाक्य में आ तो जाए साधन के रूप में। तो साधन के रूप में वाक्य में आ चुका है, वहां पर कोई भी साधन है, नाम उसका अभी नहीं रखा गया है। तो यहां पर भी कैसे अर्थ करेंगे अब कि ऐसा साधन जो कि जिसका नाम आगे चल करके कर्म हो जाएगा, उसमें द्वितीय होती है। सब जगह ऐसी घटाएंगे जहां जहां भी संज्ञा और विधियां होती हैं। और और आचार्य जी 624 है 624 पृष्ठ पर हम्म जो वार्तिक है वसते लोग रात्रि विशेषे जागरण संततो वक्तव्य है। हम्म तो उसमें संतति क्या है? जागरण संतति। संतति माने निरंतरता, जागरण अर्थात जगना। अब यदि कोई निरंतर जगह है तो भूतकाल तो हुआ नहीं, क्योंकि वह ये नहीं बता रहा है कि मैं रात भर जगा। ठीक है ना, वो किसी को ये नहीं कहना है कि लंबे काल के बाद कि मैं रात भर जगा था। वो तो क्रिया पूरी पहले हो चुकी है सारी। लेकिन यहाँ पर वो जागरण चलता रहा है, उसी क्रिया को बता रहा है। जो जागरण की संतति हुई है उसी क्रिया को बता रहा है। क्योंकि वार्तिक को देखो कि वसते लुंग, अब लुंग लकार तो भूतकाल में होता है। क्रिया पूरी हो जाए, जो क्रिया पहले हो चुकी है उसको बताने के लिए लुंग लकार को लाते हैं। ठीक है ना, और सामान्य भूत में होता है, ये हमने देख ही लिया है। अगर परोक्ष भूत बन जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो लुंग लकार एक सामान्य भूतकाल में होता है। लेकिन यहाँ लुंग का अर्थ किस रूप में लेंगे? जैसे पिछले वाक्यों को देखो तो आकारशीत कहा हमने लुंग में कि सह आकारशीत, उसने कोई भी कार्य किया। तो कार्य किया यही तो बता रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि मैं कार्य करता रहा, ऐसे नहीं बोल रहा है वो। मैंने कार्य किया, बस केवल भूतकाल मात्र को बताना है। वह कार्य कितने लंबे काल तक किया, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक किया, इतने बजे से इतने बजे तक किया, ये सारी बातें नहीं आ रही हैं वहां पर। और सामान्य भूत में आकाशीत बन गया। लेकिन यहाँ जब उसने उत्तर दिया है कि अहम अत्र अवात्सम, प्रश्न तो ये था ना कि क्व भवान उषिता, आप कहाँ रहे रात में। अब कहाँ रहे रात में प्रश्न में क्या छिपा हुआ है कि भाई रात्रि को हमारे पास तो थे नहीं, आप अपने घर पर तो थे नहीं, तो आप कहीं बाहर ही तो सोए होंगे, या क्या बाहर कहाँ गए थे, यात्रा में थे, क्या थे। ये सारे प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं। अब उसने मात्र उत्तर इतना दिया है कि अहम अत्र अवात्सम। लेकिन इस उत्तर में वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं रात भर यहाँ जगता रहा। वो रहा नहीं कह रहा है कि मैं यहाँ रात में रहा, मैं यहाँ रात भर जगता रहा। तो जगता रहा जब कहा गया तो कहा कि भूतकाल तो बता नहीं रहा है ये तो अपने वर्तमान की स्थिति बता रहा है कि उस समय वर्तमान काल इसका चलता रहा, उस क्रिया को करते समय उसको बता रहा है। तो वहां पर फिर ये लुंग लकार की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो अलग बात है कि वार्तिकों के प्रायः खंडन हो जाते हैं, और वहां हम अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए कि भले ही वह पीछे के वर्तमान को बता रहा है, लेकिन पीछे का वर्तमान इस क्षण में तो भूत बन ही गया है। ऐसे लुंग लकार ला भी सकते हैं, लेकिन उतनी गहराई से न जा करके, क्योंकि बहुत से वार्तिक एक सामान्य बात को ही बोलते हैं जो कि अन्य प्रकारांतर से सिद्ध हो सकती है, तब भी वार्तिक बनते हैं बहुत से। ठीक है ना, तो वैसे तो भूतकाल निकाल लेंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो अर्थ विशेष निकल रहा है अवात्सम से कि मैं रात भर जगता रहा, ये अर्थ ऐसे तो निकलेगा नहीं। ये वार्तिक ने खोला है कि इसका ये तात्पर्य है उसका कहने का। वो सोया नहीं था रात में, वो सोने की बात नहीं कह रहा है, जागरण की संतति की बात बोल रहा है कि मैं रात भर जगता रहा, ये कहना है उसका। अब जगता रहा कहने के लिए उसने अवात्सम का प्रयोग किया है, जो कि भूतकाल का द्योतक है। तो वो एक विशेष अर्थ निकालने के लिए वार्तिक ने सहायता कर दी है। अच्छा जी, पदमंजरी पर यदा प्रयोक्ता सकलम अतिक्रांतम रात्रि प्रहरत्रयम् जागरितवान् तदा लुङ् प्रयोगः। यदा सुप्त्वा प्रबुद्ध्य प्रयुङ्क्ते तदा लुङ् प्रयोगः। हाँ, तब तो फिर लंग ही आएगा, जब सो करके और फिर जग करके प्रयोग कर रहा है वो। ठीक है ना, यानी रात में कहीं पर सोया था, जगता नहीं रहा था वो, रात भर कहीं सोया और फिर जग करके बोल रहा है,
तो जग करके बोल रहा है तो वो दूसरा दिन है या वही दिन गिना जाएगा जब वो सोया था? तो दूसरा दिन आते ही अनद्यतन हो गया। अभी ये वो अद्यतन तो रहा नहीं, तो लंग का प्रयोग होगा। अब लुंग का नहीं होगा, उस समय लंग का प्रयोग होगा। ठीक है ना। और यदा प्रयुक्ता सकलम अतिक्रांतम रात्रि प्रहर त्रयम, 3 प्रहर की रात्रि होती है प्राय करके। वैसे 4 प्रहर होते हैं, लेकिन 4 प्रहर में जो चौथा प्रहर है उसका आधा भाग इधर आधा भाग इधर लगा लें हम, तो उस समय ठीक तरह से सोना नहीं होता है। उधर प्रातः काल भी शीघ्र जागने का नियम होता है, इसलिए 3 प्रहर को मानते हैं हम लोग। निद्रा काल, निद्रा काल जो है ना वो 3 प्रहर का। तो पूरे 3 प्रहर जो है वो जगता रहा था, उस बात को कहने के लिए लुंग का प्रयोग है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये बनता है ना कि भले ही वो जागरण की बात को बता रहा है, लेकिन जागरण की बात को बता कौन से दिन रहा है? अगले दिन। वो दिन तो बीत गया जिस दिन जागरण की बात बता रहा है। वो रात्रि भी दिन में ही गिनी जाएगी, वो रात्रि कल की रात्रि मानी जाएगी ना, आज की रात्रि थोड़ी मानी जाएगी वो। तो कल की रात्रि को हम कल के दिन में गिनेंगे, आज की रात्रि को आज के दिन में गिनेंगे। तो कल की रात्रि जब हो चुकी है तो अनद्यतन हुआ ये, भले ही वो जागरण की संतति को बता रहा है। तो लुंग तो नहीं आना चाहिए, लंग आना चाहिए। अब बात सम आप कैसे बोलोगे? तब इसने कहा वार्तिककार ने, अगर वो जगता रहा है तो जगता रहा है से इन्होंने क्या निकाला कि वही दिन चला रहा है अभी तक। क्योंकि दूसरा दिन कब आता है? एक बार निद्रा तो ले लें हम पहले। अब निद्रा हमने ली नहीं है तो दूसरा दिन आया कहाँ हमारे लिए? हमारे लिए तो वही दिन चल रहा है, क्योंकि हम लगातार जगते ही तो रहे हैं। एक बार सो जाते तब हम कह सकते थे आधिकारिक रूप से कि हाँ अब ये मेरा नया सवेरा आ चुका है, तो वैसा तो हुआ नहीं। तो लंग की प्राप्ति में लुंग का प्रयोग किया गया है। अब 3 प्रहर जगता रहा वो, चौथा प्रहर आ गया तो अगला दिन आ गया दूसरों के लिए। उसके लिए तो अगला दिन पिछला दिन क्या भी एक ही चल रहा है लगातार, अभी सोया ही नहीं है वो तो इसलिए उसके लिए अनद्यतन नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। वो अद्यतन ही चल रहा है उसका। और अगले पेज पर आते हैं 626 अनद्यतने लंका जो वार्तिक है परोक्षे च लोक विज्ञाते प्रयोक्त दर्शन विषय लंग वक्तव्य। यह समझ नहीं आया अभी। देखो, लोग विज्ञाते परोक्षे, अन्य लोगों के लिए वो परोक्ष ही है। जिस घटना को बताया जा रहा है, पहले घटना को ले लो कि अरुणत यवनः साकेतम, साकेत पर यवन ने चढ़ाई की। ठीक है ना। ये रुद्र धातु का अर्थ है चढ़ाई करना ले लेंगे। रोक लिया, आक्रमण किया, चढ़ाई की, ये सारी बातें इसमें आ रही हैं कि अरुणत यवनः साकेतम। तो अन्य जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, उन सब की दृष्टि में ये क्या है? परोक्ष। यानी कि लोक विज्ञात परोक्ष हो चुका है। समझ में आ गया? नहीं? अच्छा, लेकिन वक्ता जो बोलने वाला है इस वाक्य का, जिसने ये बोला है अरुणद यवनः साकेतम, समझ में आ रहा है? नहीं, जो बोल रहा है वो तो बोलने वाला यानी प्रयोक्तु हो। प्रयोक्तु माने प्रयोक्ता, इस वाक्य का प्रयोक्ता, उसका वो दर्शन का विषय था। उसने ये जो कहा कि यवन ने साकेत पर चढ़ाई की, तो वह उस काल में था वहां पर, लेकिन वो किसी अन्य कार्य में व्यस्त था। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल पाया, उसने चढ़ाई करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसकी उसकी सन्निधि में, सन्निधि का तात्पर्य वो जी रहा था उस समय, उसके लिए भूतकाल नहीं था। वो अगर संभव हो पाता, अगर साधन उसको मिल जाते, अन्य किसी कार्य में व्यस्त नहीं होता। देखिए उनकी इसमें दी भी है इन्होंने कि इसमें पद्मंजरी में कि क्वचिद व्यासंगात अननुभूतत्वात्, कहीं पर वो व्यासंग था, कहीं लगा हुआ था। अगर वो न लगा होता तो वो भी उसके आक्रमण को देख लेता, वो देख नहीं पाया, तो उसके दर्शन का विषय तो था, वो दर्शन का विषय था। एक ऐसी स्थिति है कि हम देख ही नहीं सकते थे, असंभव था, हम चाहे कितना ही उपाय कर लेते, लेकिन उसके दर्शन का विषय था। लेकिन लोक के लिए वो सारा परोक्ष ही रहा। जो अन्य लोगों के लिए जिनको बता रहा है वो, उनके लिए तो सारा परोक्ष ही है। वो तो कभी देख ही नहीं सकते थे वहां चढ़ाई करते समय,
लेकिन प्रयोक्ता का वो दर्शन का विषय बन सकता था, परंतु वो नहीं बन पाया, और अब वो दूसरों को कह रहा है। तो उस अवस्था में वार्तिककार कह रहा है कि वहां पर लंका प्रयोग होना चाहिए। लंका प्रयोग क्यों होना चाहिए, यानी कि लिट का प्रयोग क्यों प्राप्त हो रहा है? इसलिए प्राप्त हो रहा है कि उसकी इंद्रियों ने प्रत्यक्ष तो किया नहीं वो। तो वार्तिककार कह रहा है प्रत्यक्ष किया तो नहीं था, लेकिन कर तो सकता था। जैसे महर्षि ध्यान की घटना को हम अगर किसी से पूछें तो वर्तमान में तो संभवतः कोई दुर्लभ ही मिलेगा जो जिसने महर्षि को देखा हो और अभी जीवित हो। लेकिन यदि कोई मिल जाता है ऐसा, तो मान लो वो किसी घटना को बता रहा है महर्षि की, और महर्षि घटना को बता रहा है, लेकिन जिस दिन की वो घटना बता रहा है उस दिन वो उनके प्रवचन को नहीं सुन पाया। वो अपने किसी अन्य कार्य में या कहीं और चला गया, या कोई साधन नहीं मिल पाया जाने का वहां तक, और वो उनकी घटना को, उनके प्रवचन को नहीं सुन पाया। अब वो दूसरों को बता रहा है, तो उसके लिए परोक्ष ही है देखा जाए तो। लेकिन वो प्रत्यक्ष बन सकता था या नहीं, अगर कोई बाधा नहीं आती तो? बस ऐसा ही है ये वार्तिक। ये कहता है ऐसी अवस्था में हम उसको परोक्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दर्शन का विषय प्रयोक्ता का बन सकता था। तो वो लंका प्रयोग कर सकता है वहां, उसको लिट अनिवार्य नहीं है प्रयोग करना। जी आप कर सकते हैं आचार्य। आप मीमांसक जी के विषय में आप लंका ही प्रयोग कर सकते हैं। मीमांसक जी हाँ, के विषय में आप जब करेंगे तो किनके? हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन हम भी तब करेंगे कि अगर हम प्रत्यक्ष देखी घटना को बता रहे हैं, तब तो आधिकारिक रूप से ही लंका प्रयोग करेंगे, फिर वार्तिक की सहायता नहीं लेंगे हम। हाँ, हम यदि उनकी किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं और हम उस घटना में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, लेकिन हो तो सकते थे, तब हम लंका प्रयोग अब इस वार्तिक की सहायता से करेंगे। कर सकते हैं। ये तुमने ठीक पकड़ा उदाहरण वैसे। चलो आगे देखते हैं। तो आगे का सूत्र है परोक्षे लिट। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी हम्म। तो पीछे से भूते का अधिकार तो चल ही रहा था, और अब भूते के विशेषण यहाँ से उन्होंने लगाने प्रारंभ किए। तो परोक्ष इनके अद्यतन अनद्यतन तो पीछे लग गया था, अनद्यतने लंग। तो आज का भूत नहीं है, पीछे का भूत है, ये तो बात आ गई। लेकिन पीछे के भूत को भी हम कहाँ दौड़ाएंगे? 2 अरब साल हो गए सृष्टि बने हुए, तो कहाँ तक ले जाएंगे? तो उस अवस्था में अब उसके 2 भाग कर दिए गए। वो 2 भाग कैसे करेंगे कि एक आज का नहीं है, तो आज का नहीं है वो तो पीछे 2 अरब साल पीछे का भी है, वो भी आज का नहीं है। लेकिन 2 भाग कैसे कर रहे हैं अब कि आज का तो नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियों का यदि वो विषय बन चुका है, ठीक है ना, हमारी इंद्रियों का विषय बन चुका है, और इंद्रियों में भी हमारी कितनी इंद्रियां हैं जो विषय को ग्रहण करती हैं? 5 इंद्रियां। केवल आंख तो है नहीं। और परोक्ष शब्द में शब्द क्या आ रहा है? पक्षी। तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि जो हमने देखा है दर्शन क्रिया में ही घटना चाहिए थी, ठीक है ना। अगर दर्शन क्रिया में ही घटना चाहिए अक्षी शब्द, तो उस अवस्था में अक्षणों अदर्शनात् कहने की क्या आवश्यकता है फिर सूत्र में? अक्षणों दर्शनात् बोलते हैं ना अक्षी शब्द से जो प्रत्यय करते समय, कि दर्शन अर्थ मत लेना। तो सीधा सामने वाला ये कहेगा कि आंख का तो होता ही दर्शन अर्थ है, और हम दर्शन अर्थ नहीं लेंगे तो अक्षी शब्द का प्रयोग ही क्यों होगा? आप प्रत्यय करोगे कैसे? तो पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं
कि अक्षी शब्द का प्रयोग देखने के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों के विषयों में भी गृहीत हो जाएगा। तो अब हम अक्षी शब्द का अर्थ यहाँ क्या क्या लेंगे? पांचों इंद्रियों के विषय। तो जो हमारे पांचों इंद्रियों के विषय बन चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन अद्यतन नहीं है वो, ऐसा भूतकाल। अब वो कितनी ही लंबी अवधि ले सकते हैं हम पीछे की, अपने जीवन काल की। अपने जीवन काल में तो घटाएंगे, और तुम घटाएंगे नहीं कहीं, फिर तुम्हारी इंद्रियां ही नहीं होंगी जब जीवन नहीं है। तो उस अवस्था में हम क्या बोलेंगे उसको? अनद्यतन भूत। अब आ जाओ इधर कि हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बना वो, और आज का भूत भी नहीं है वो, ठीक है ना। अब उसे कहेंगे परोक्ष। तो परोक्ष भी हो और अनद्यतन भी हो। अब प्रश्न ये उठेगा कि परोक्ष के साथ में अनद्यतन लगाने की आवश्यकता क्या है? तो फिर आज के भूत को भी तो परोक्ष बोल सकते हैं हम। भाई आज कोई घटना घटी, लेकिन हमारे लिए वो, हम उसको अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाए, हमें ज्ञान नहीं हुआ उसका, तो इसको भी तो परोक्ष कह सकते हैं। तो ये कौन सा परोक्ष कहलाएगा? ये अद्यतन परोक्ष कहलाएगा। विशेषण कब लगाते हैं? जब उसका व्यभिचार हमें दिखाई देता है, तो परोक्ष का व्यभिचार हो गया ना। अद्यतन परोक्ष, अनद्यतन परोक्ष। अब स्पष्ट हो गया कि ये अनद्यतन परोक्ष होना चाहिए, आज का परोक्ष नहीं। तो भूत अनद्यनेति वर्तते तस्य विशेषणम परोक्ष ग्रहणम। परोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति में भी कुछ संदेह रहता है कि कैसे इसको बनाया जाएगा, या संदेह निवृत्त हो आप सब लोग? स्पष्ट है क्या? बिल्कुल स्पष्ट है तो बताओ। स्पष्ट है तो बताओ। नहीं है तो देखो, पर शब्द तो सुना ही है, और अक्षी शब्द है। तो पर और अक्षी, इसको हम दो रूप में ले सकते हैं, क्योंकि सूत्रकार परोक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस सूत्र में परोक्ष लेट। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया कि ये शब्द शुद्ध है, ठीक है ना। ये तो स्पष्ट हो ही गया है, ये तो स्पष्ट हो गया ना। अब शुद्ध है तो अब अगर कोई सूत्र नहीं मिल रहा है इसको बनाने के लिए, तो निपातन मान करके हम इसको बनाएंगे। अब निपातन में तो कल्पना कुछ भी करते रहो, ठीक है ना। भाई कल्पना की खिचड़ी तो अनेक प्रकार से बन सकती है। भाई शब्द का साधुत्व तो हमें दिखाना है बस केवल। और जो मुख्य शब्द हैं, जो प्रसिद्ध हैं, वो दो शब्द हमारे पास में है यहाँ, पर और अक्षी। अच्छा, समासांत प्रत्यय होता है, ये भी स्पष्ट है। समासांत प्रत्यय करने के लिए अक्षणो दर्शना जो सूत्र है ना, जो मैंने पहले बोला था अभी, कि अदर्शन अर्थ में यदि अक्षी शब्द आता है समास के अंत में, तो वहां अच प्रत्यय हो जाता है, टी भाग का लोप करके अक्ष तो बन गया। अब यहाँ पर और अक्ष को जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए? पराक्ष। ऐसा तो बना नहीं। अब कल्पना के घोड़े हम दो प्रकार से दौड़ा सकते हैं यहाँ, कि या तो पर में परिवर्तन करें या अक्ष में परिवर्तन करें। तो पर में परिवर्तन करेंगे तो क्या कर सकते हैं बताओ? एक ही परिवर्तन से काम चल जाए बस। अ को ओ कर दो, पर का बना लो परो, परो अक्ष, एक आदेश होकर के परोक्ष बन जाएगा। नहीं, वही बात है, वग्रह का चिन्ह लगाना न लगाना वो अपने ऊपर रहा। लेकिन फिर वहां पर वही बात आएगी ना कि वग्रह का चिन्ह वाला कहीं प्रयोग तो मिला नहीं, कोई तो दिखाता कहीं प्रयोग करके। तो कोई दूसरा उपाय फिर यह है कि अक्ष में कर लो परिवर्तन। तो अक्ष में परिवर्तन क्या कर सकते हैं हम? अ को ऊ कर लो। अब तो नहीं आएगा वग्रह की चिन्ह की समस्या कोई। अब गुण एक आदेश हो गया तो परोक्ष। तो ये ज्यादा अच्छा लगता है बनाना, अ को ऊ करके। तो दोनों उपायों से बन सकता है। तो ये हो अर्थ देख लिया कि भूत अनद्यतन परोक्षे अर्थे वर्तमाना धातुर लिट प्रत्ययो भवति। अब एक प्रश्न यो भर रहा है कि जब कोई क्रिया की जाती है, तो क्रिया के प्रथम क्षण से लेकर के, चर्चा मैंने कल भी की थी, क्रिया के प्रथम क्षण से लेकर के जब क्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, विशेष करके पचन क्रिया का उदाहरण अधिक देते हैं समझाने के लिए, कि चावल पका रहा है, उदनम पचती। तो पाचन क्रिया करते समय बहुत सारी अन्य अवान्तर क्रियाएं भी उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अग्नि जलाना, पात्र रखना, उसमें द्रव्य डालना, ठीक है ना, ईंधन को आगे बढ़ाना, उसको निकालना, ये सारी अन्य क्रियाएं बहुत सी समाविष्ट हो जाती हैं। लेकिन सबको मिला करके
एक नाम रख दिया गया कि ये पचन क्रिया हो रही है। ठीक है ना। अब रही बात कि पचन क्रिया या अन्य कोई भी क्रिया ले लें हम, तो कर्म, कर्म इसको कर्म शब्द बोलते हैं दार्शनिक भाषा में क्रिया को। तो कर्म जिस क्षण प्रारंभ होता है, एक क्षण का एक कर्म कहलाता है, और अगले ही क्षण वो पिछला जो क्षण का कर्म है वो नष्ट हो जाता है। कभी क्रिया देखी है पीछे से रहती दिखाई देती है पीछे वाली क्रिया? तो वर्तमान की भी नहीं दिखती है। अगर दिखती है किसी को तो बताओ, हाथ उठा करके दावा करो कि हाँ मुझे दिखती है, मैं हूं प्रत्यक्षदर्शी क्रिया का। और अगर दिखती है तो दिखने का विषय किसका होता है? नेत्र का। नेत्र किसको ग्रहण करता है? रूप को। तो ये मानना पड़ेगा कि कर्म में रूप होता है। फिर प्रश्न करने वाले बौछार कर देंगे प्रश्नों की, बताओ कौन से रंग की क्रिया है ये, कितना भार है, गंध कैसी आ रही है। तो क्रिया कभी नहीं दिखती। क्या होता है फिर? द्रव्य दिखता है, जिस द्रव्य में क्रिया होती है। और क्रिया का होता है अनुमान। अनुमान भी कैसे होता है? देशांतर गति से, उससे अनुमान हो जाता है, क्योंकि बिना क्रिया के देशांतर गति तो संभव थी नहीं। चलो ये बात तो अलग हो गई। अब रही बात कि कर्म जब होता है, क्रिया जब होती है, तो मैंने जो कहा था ना कि एक क्षण की क्रिया, अब दूसरा क्षण आया, तो दूसरा क्षण आते ही पहले क्षण वाली क्रिया तो गई भूतकाल में। तीसरा आया, दूसरे क्षण की क्रिया यानी एक ही क्षण मिलेगा हमें क्रिया का। और एक क्षण की क्रिया को आप क्रिया बोल नहीं रहे हो, आप तो क्या कर रहे हो कि जब से ओदन पकाना प्रारंभ किया था, रसोई में घुसे थे, 1 घंटा बाद वो माता बाहर निकली कि क्या कर रही थी भाई? कि मैं चावल पका रही थी। कि 1 घंटा लग गया? कि हाँ इतना काम तो, इतना टाइम लगता ही है, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं चावल को, इतना देर लगी हमारे लिए पकाने में। तो 1 घंटे तक क्रिया, क्या ये सब प्रत्यक्ष है? प्रश्न ये है। एक ही क्षण की तो प्रत्यक्ष होती है। जो क्षण आगे आने वाले हैं वो भविष्य काल में चले गए, जो क्षण बीत गए वो भूतकाल में चले गए। वर्तमान का है एक क्षण, और एक क्षण की क्रिया को आप क्रिया कह नहीं रहे, आप तो बहुत सारे समय को मिला करके बोल रहे हो, पूरा अवान्तर क्रियाओं को भी, कि ये एक क्रिया हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारा जो क्रिया का भाग है वो भूतकाल में है या कि वर्तमान काल में। तो देखो अगली पंक्ति कि ननु च धात्वर्थः सर्वः परोक्ष एव। परोक्ष ही तो है सब भाई, जितना जितना समाप्त हो चुका है, भूतकाल बन गया है, और वो हमारी इंद्रियों का विषय अब नहीं रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी। उस अवस्था में सब ये इंद्रियातीत ही तो बन गया है। यहाँ परोक्ष का अर्थ है इंद्रियातीत, इंद्रियातीत ही तो बन गया है ये। तो देखो उत्तर देने वाले सिद्धांती को भी ये बात तो माननी पड़ी ना, तभी तो उसने कहा सत्यम है। तथा आपकी बात तो बिल्कुल सही लग रही है, हम खंडन नहीं कर रहे इसका, बिल्कुल ठीक है ये बात आपकी। लेकिन अब रही बात कि भाषा होती ही ऐसी है, लोग में कैसे व्यवहार करते हैं उसका हमें एक वो भी पक्ष समझना होता है। हमें इतने यदि शब्दों में यह अटके रहेंगे शब्दों पर, तो व्यवहार संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि शब्दों की अपनी एक सीमा होती है कि वो कहाँ तक अपने अर्थ को प्रकट कर पाते हैं। इसलिए कहा कि अस्तित्व लोके धात्वर्थे नापि कारकेषु प्रत्यक्षाभिमान। लोक में धातु का अर्थ यानी कि जो कर्म है, क्रिया, उसको संपन्न करने के लिए कारकों का हम सहारा लेते हैं। कारक माने साधन। बिना साधन के, बिना द्रव्य के क्रिया होती ही नहीं, और वैसे भी क्रिया का अधिकरण, क्रिया का आधार द्रव्य ही होता है, द्रव्य के अंदर ही क्रिया होती है। तो कारकों में क्रिया होती है, ठीक है ना। अब क्रिया तो हमें प्रत्यक्ष हो नहीं रही है, हर क्षण की समाप्त होती चली जा रही है, लेकिन कारक तो समाप्त नहीं हो रहा है। जो ओदन पक रहा है, क्या ओदन समाप्त हो गया? समाप्त हो जाएगा तो खाते क्या बाद में, पकने के बाद? वो तो और बल्कि प्रकृष्ट होकर के हमारे सामने आने वाला है पकने के बाद, कच्चा तो खा भी नहीं सकते। तो साधन तो समाप्त नहीं हुआ, क्रिया समाप्त होती चली जा रही है। तो व्यवहार में कैसे करेंगे? कि व्यवहार में लोग यानी कि सामान्य मनुष्य, सामान्य क्या पढ़े लिखे भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे। तो लोक में हम कारकों में क्रिया का अभिमान करते हैं।
हम ओदनम पचती जब बोल रहे हैं तो वैसे भी ये कर्मस्थ क्रिया है, पीछे ये विषय आ चुका था। तो कर्मस्थ क्रिया है तो कर्म में स्थित क्रिया हो रही है ये। तो क्रिया को हमने कहाँ ले लिया, अब हमने अभिमान कहाँ कर लिया, ओदन में। ओदन क्या है, कारक, साधन। तो साधन में यानी कारकों में क्रिया का अभिमान होता है, और वह साधन वो अप्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। ठीक है ना, उसको प्रत्यक्ष माना जा रहा है यहाँ। अच्छा, जब वो प्रत्यक्ष है तो वो जहां नहीं है, स यत्र नास्ति तत्परोक्षम। अब परोक्ष का अर्थ क्या बना, क्रिया के जो साधन हैं अर्थात जो कारक हैं, वो जब हमारी इंद्रियों के विषय नहीं बनते तब परोक्ष कहा जाएगा। क्रिया इंद्रिय का विषय नहीं बनती ऐसे नहीं बोला जाएगा। ऐसे हमें इस भाव को समझना है। तो इस तरह से चकार जहर ये बन जाएंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि परोक्ष का अर्थ हो गया यानी कि प्रयोक्ता, वक्ता जो वाक्य बोल रहा है, उसके लिए यदि इंद्रियों का विषय नहीं बना है और तब परोक्ष का प्रयोग होगा और तब ये लिट लकार होगा, तो फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ होगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करेगा? प्रयोक्ता, प्रयोक्ता ही तो करेगा उत्तम पुरुष का प्रयोग। जो बोलने वाला है वही तो करेगा। तो वो उत्तम पुरुष का प्रयोग तो कभी कर ही नहीं सकता, या कर सकता है? कैसे बोलेगा अपने लिए? तो कहा उत्तम विषय भी चित्त व्याक्षेपात परोक्षता संभवती। चित्त के व्याक्षेप से, चित्त का व्याक्षेप का तात्पर्य उसके चित्त का विषय नहीं बना, उसके चित्त ने उस घटना को, उस क्रिया को नहीं पकड़ा, ये तो स्पष्ट है। चित्त का व्याक्षेप था लेकिन घटना उसी के साथ घटी है। जैसे सोने में घटाते हैं, कोई व्यक्ति सो रहा था और सोने में ही स्वप्न कभी कभी ऐसे भयंकर आते हैं कि रोने लगा वो, और उसके बाद फिर उसकी फिर नींद आ गई, गहरी गहरी, फिर सो गया वो जगा। जगने के बाद उससे पूछा, भाई तुम रात में रो रहे थे क्या? कि नहीं, वो तो गहरी नींद में सोया हूं। उसको बिल्कुल भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि उसके चित्त का व्याक्षेप था, वो नहीं पकड़ पाया उस विषय के लिए। लेकिन और लोगों ने तो देखा उसको रोते हुए, और लोगों ने प्रत्यक्ष देखा रोते हुए। तो और लोगों ने जब देखा और वो उसको बता रहे हैं कि तू रात में सोते समय रोया था। अब इस बात को सुन करके वो इस घटना को किसी और को बताने लगा, और उसने क्या वाक्य बोला कि अहम सुप्तः अहम किल विललाप, कि मैं सोते समय रोया था। तो उससे पूछा कि तुझे पता है कि रोया था? नहीं, मुझे नहीं पता है, और लोग बता रहे हैं ऐसा। तो ऐसी अवस्था में यहाँ कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष के विषय में भी भले ही वो उसके लिए परोक्ष है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरों की बताई बात को वो बता रहा है, तो उस अवस्था में वह उसका उत्तम पुरुष का प्रयोग कर सकता है या नहीं? अब तो संभव है उसके लिए। वो अपने लिए नहीं कह रहा है कि मुझे प्रत्यक्ष था, औरों को प्रत्यक्ष था, मेरे लिए अप्रत्यक्ष ही था, मेरे लिए परोक्ष था। तो मेरे लिए परोक्ष था इसलिए उसने उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दिया। स्वयं प्रयोग करने में इसलिए समर्थ हो गया क्योंकि दूसरों ने बता दिया उसको। ये सारी बातें जुड़ गई। आगे देखो, अत्यंत अपहनवे च लिट वक्तव्य है, ये वार्तिकाया। यह एक दूसरा तात्पर्य है कि कहीं पर किसी से कोई प्रश्न किया गया एक आरोप के रूप में, कि जैसे किसी से कहा होगा कि तुम कलिंग में मत रहना, कलिंग प्रदेश में मत रहना कभी भी, ठीक है, निषेध कर दिया उससे। अब पता लगा कि किसी ने झूठी खबर दे दी या जो कुछ भी है कि ये व्यक्ति कलिंग में रहा था। अब उससे किसी ने प्रश्न किया कि कलिंगेशु सितोषी, उससे मने किया था फिर भी तू कलिंग में रहा जा करके, ठीक है ना? और वास्तव में वो रहा भी था, वो रहा भी था। अब वो झूठ का उत्तर दे रहा है, झूठ बोलना चाह रहा है। और झूठ भी कैसे बोल रहा है? वो रहने की बात को भी कह सकता था कि मैं नहीं रहा कलिंग में, झूठ ऐसे भी कह सकता था वो, लेकिन उसने झूठ को थोड़ा और बढ़ाया
और बढ़ाया तो उसने थोड़ा पीछे की क्रिया ली और थोड़ी सी, कि कलिंग में रहने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कलिंग में जाना तो पड़ेगा। उसने कहा मैं तो गया तक नहीं, वहां रहने की बात तो बहुत दूर की है, मैं तो वहां गया भी नहीं। तो प्रश्न क्या था, रहने का। उत्तर क्या दे रहा है, न जाने का। तो न जाना वो रहने की क्रिया से पहले जो घटी है, वो वहां तक ले गया अपने झूठ को। इसे क्या कह गया, अत्यंत अपहनव। अत्यंत शब्द जोड़ा गया ना, ये अत्यंतता दिखाने के लिए है कि कलिंगेशु स्थितोसी, उत्तर दे रहा ना हम कलिंगान जगह में, मैं तो कभी वहां गया भी नहीं। जैसे कोई किसी से कहा जाए कि देखो उस व्यक्ति से बात मत करना, ठीक है ना, उससे बात मत करना। अब कभी उसने बात की है उससे, अब वो झूठ बोलना चाह रहा है, दूसरे ने कहीं खबर दे दी कि इसने तो बात की है। अब वो क्या उत्तर दे रहा है कि बात करने की तो बात दूर रही, मैंने उसको देखा तक नहीं है इतने सालों से। कभी बिना देखे बात होती नहीं है। उसने अपने झूठ को और बढ़ा दिया। ऐसी अगला वाक्य है कि दक्षिणापथम प्रविष्टोसी। अब प्रश्न है प्रवेश के विषय में। अब प्रवेश भी इस तरह से नहीं, प्रश्न प्रवेश के विषय में तो है, लेकिन यहाँ भी प्रविष्ट शब्द में जो भाव छिपा हुआ है कि वहां जाकर के उसने कोई कार्य भी किया है, ये तात्पर्य है प्रश्न करने वाले का। क्योंकि यहाँ पर पता लगेगा कि जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर है, तो अत्यंत अपहनव का होगा। क्योंकि जो उत्तर दिया है ना कि ना हम दक्षिणापथम प्रविवेश है, तो हमें क्या लेना होगा कि पिछले वाक्य में जो प्रविष्ट शब्द बोला गया है उसका तात्पर्य होगा कि वहां प्रवेश करके उसने कोई कार्य भी किया है। ये प्रश्नकर्ता का तात्पर्य था। तो वो उत्तर क्या दे रहा है कि मैं तो वहां पर घुसा भी नहीं, कार्य करने की तो बात दूर रही। इस तरह से इसमें दिया भी इन्होंने, न्यासकार ने थोड़ा सा खोला है इसको। ये देखो नीचे दिखा 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 दिख रहा होगा कि ना हम दक्षिणापथम प्रवेशयति। तो कहा कि क्योंकि यहाँ पर अब अत्यंत अपहनव स्पष्ट लगता नहीं, पता एक साथ कि अत्रापि विद्यते अत्यंत अपहनव। कैसे कि तथा ही कि न केवलम दक्षिणापथ विषयम कार्यम प्रतिषिध्यते। कार्य का यहाँ पर वो यह प्रश्नकर्ता का अभिप्राय था कि कोई कार्य उसने किया हो वहां। तो कहा उसने केवल कार्य का ही प्रतिषेध नहीं है, अपितु प्रवेशनम अपि, प्रवेश का भी वो निषेध कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, सामान्य सूत्र हैं थोड़े से ये। ह शश्वतो लंग च। अब यहाँ देखो लिट का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है ना। परोक्ष में, अनर्तन परोक्ष में लिट लकार का विधान कर दिया गया है। अब जो अन्य लकार आ रहे हैं वो फिर अलग से विधान किए जा रहे हैं उसी अर्थ में। तो हमें काल तो वैसा ही लेना है, यानी कि भूत अनद्यतन परोक्षे अर्थे लिटि प्राप्ते अशश्वतो रूपदयो लंग प्रत्ययो भवति। लंग प्रत्यय होता है, सूत्र में च बोल दिया है तो लिट भी ले लेंगे, चकारात लिट च। अब ये सब अनद्यतन परोक्ष के वाक्य है ये। इति अकरोत, इति चकार, तो अकरोत का भी प्रयोग हो गया ह लगने से, और चकार भी हो गया। शश्वत अकरोत, शश्वत चकार। आगे प्रश्न चासन काले, यहाँ भी सब वही बातें ली जाएंगी, यानी कि अनद्यतन परोक्ष। तो भूत अनद्यतन परोक्षे इति वर्तते, तस्य विशेषणम एतत्, उसी का विशेषण बनेगा ये आसन्न काल जो है। और प्रश्न का तात्पर्य कहा कि प्रष्टव्य प्रश्न। प्रश्न शब्द की व्युत्पत्ति दिखा दी है यहाँ प्रसंगवश कि प्रश्न में हम जो पृच्छ धातु से नंग प्रत्यय करते हैं, यहाँ पर कौन सा सूत्र है, यज याच यत विच प्रच्छ रक्षो नंग। तो वहां पर जो नंग प्रत्यय है, ये व्युत्पत्ति के आधार पर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये कर्म में हुआ है। प्रष्टव्य का अर्थ जो पूछना है, जो पूछने योग्य है, वो कौन हुआ, कर्म। वह विषय, वो कर्म हुआ, उसी को कहा गया यहाँ पर प्रश्न। तो आसन्न काले पृच्छ्यमाने, निकट का ही समय है, लेकिन है वो अनद्यतन परोक्ष ही। तो आसन्न काले पृच्छ्यमाने भूत अनद्यतन परोक्षे अर्थे वर्तमान धातु लंग लिटौ प्रत्ययो भवतः। यहाँ भी लंग और लिट दोनों हो जाएंगे। कश्चित कंचित पृच्छति, किसी ने किसी से पूछा कि अगच्छत देवदत्तः,
क्या देवदत्त चला गया? तो उसने क्या उत्तर दिया है, क्योंकि आसन्न काल का है, कि जगाम देवदत्ता। अब जगाम देवदत्ता का अर्थ क्या कहेंगे? अभी अभी गया है। आसन्न काल को थोड़ा प्रकट करना है, अभी अभी गया है, ठीक है ना। ऐसे ही अयजत देवदत्ता, देवदत्त ने यज्ञ किया, अर्थात अभी अभी, अभी अभी किया है, नहीं प्रश्न के रूप में है। तो उसने कहा कि याज देवदत्ता, हाँ अभी अभी उसने यज्ञ किया है देवदत्त ने। तो पहले प्रश्न और फिर उत्तर। तो प्रश्न करने वाला तो उसी लकार को बोलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अनर्तन परोक्ष के रूप में नहीं ले रहा है उसको, उसी प्रकार से बोलेगा। लेकिन उत्तर देने वाले ने यदि अभी अभी यदि क्रिया हुई है निकट काल में ही, तो उस अवस्था में निकट काल में होने के कारण से लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और लिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे प्रत्याहरण में प्रश्न इति किम, तो प्रश्न जब नहीं करेंगे तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं। जैसे जगाम देवदत्त, अब यहाँ पर तो स्पष्ट कहा जा रहा है देवदत्त चला गया है। आसन्न काल इति किम, अब यहाँ दूर की बात कही जा रही है बहुत। किसी ने कहा भवंतम पृच्छामि, आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जघान कंसम किल वासुदेव, ठीक है ना, कि क्या वास्तव में वासुदेव ने कंस को मारा था? किल माने निश्चय से मारा था क्या, एक प्रश्न के रूप में अगर लेते हैं तो इस तरह से वहां प्रश्न उसने पूछा है, तो उत्तर देने वाला भी ऐसे ही उत्तर देगा जघान। वहां वो लंग लकार का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत दूर की बात हो गई, अभी आसन्न काल नहीं है। तो इसका तात्पर्य नहीं कह सकते हम कि हाँ हाँ अभी अभी जो है वासुदेव ने कंस को मारा है। ऐसे नहीं कह सकते। ये हो गया। आगे लट्स में तो हमने देखा होगा वाक्यों में, साहित्य में स्म जो अव्यय है इसका प्रयोग बाहुल्य से मिलता है। तो इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं स्म के प्रयोग को। प्रायः जो हम प्रयोग करते हैं स्म का, अनुवाद रचना करते समय भी इसका प्रयोग करवाया जाता है कि वह पढ़ता था, सह पठती स्म। उसका थोड़ा हिंदी में वाक्य इस प्रकार से अनुवाद करते हैं कि वह पढ़ता था, ऐसे करके बोलते हैं ना, वह पढ़ा था और पढ़ता था, थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो वह पढ़ा था में तो यह है कि उसने पठन क्रिया की है, लेकिन हम जब ऐसे बोलते हैं कि वह पढ़ता था, इसमें एक प्रकार से उसका स्वभाव, उसकी आदत, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, ये सारी बातें भी समाविष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। वह पठन क्रिया बहुत करता था, पढ़ता था। तो ऐसे स्थलों पर तो स्म का प्रयोग करते हैं, उसका तो सूत्र आ रहा है आगे अपरोक्ष। लेकिन ये जो पहला सूत्र है लट्स में, वो यहाँ पर है कि भूत अनतन परोक्ष, इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, और उस अवस्था में ये लिट का अपवाद बनेगा। तो भूत अनतन परोक्षेति वर्तते स्म शब्दोपदे भूत अनदतन परोक्षे लट प्रत्ययो भवति, है लिटोपवाद, क्योंकि हमने क्या ले लिया, भूत अनद्यतन परोक्ष। तो नडेन स्म पुरा धीयते, क्या अर्थ हुआ इसका, बोलो बताओ कोई अर्थ। नडेन स्म पुरा धीयते, नड के द्वारा पहले पढ़ा जाता था। अधीयते कौन सा वचन है ये क्या होता है ना, यह देख करके हमारा ध्यान कहाँ पहुंचता है कि यज्ञ प्रत्यय हो चुका है ये, और यज्ञ प्रत्यय भाव में कर्म में हम करते ही हैं। तो कर्म में करके यहाँ पर और कर्ता में तृतीया कर देंगे नडे ना, वो भी दिखाई दे रहा है ना। ऐसे नहीं है, अधीयते बहुवचन है ये, और ये कर्ता में ही है, पढ़ते थे बहुवचन, ठीक है ना, पढ़ते थे। अब नडेन में तृतीया ये कर्ता में थोड़ी है, ये साधन में है। तो ऐसा व्याख्याकारों ने स्वीकार किया, यद्यपि हमने प्रथमावृत्ति में जब ये सूत्र पढ़ा था तो उसमें वाक्य आया था युधिष्ठिरो यजते स्म, ठीक है ना, धर्मेण कुरवो युध्यन्ते स्म, ऐसे करके वाक्य आए थे।
लेकिन यहाँ इन्होंने दिया है नडेन इसमें पूरा धीयते, तो नड की व्याख्या में इन्होंने उसको एक तृण विशेष करके स्वीकार किया है। तो होता भी है कभी कभी अध्ययन की प्रक्रिया में कोई हाथ में ले लिया, जैसे कि उसमें वर्णन आता है ना कि कोई शिष्य आचार्य के पास जाता है प्रारंभ में पहली बार, तो हाथ में समिधा लेकर के समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे आता है ना वाक्य उपनिषद के कि समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधाएं लेकर के उपस्थित होते हैं। वहां तो उसका प्रतीक होता है इस बात का कि जैसे ये समिधाएं सूखी हैं और सूखी समिधा अग्नि का संपर्क पा करके प्रज्वलित हो जाती हैं, तो मैं भी ऐसा ही समिधाओं के समान अपने को बना करके आपके समीप में लाया हूं, अर्थात मैं भी आपकी विद्या रूपी चिंगारी को प्राप्त करके प्रज्वलित हो जाऊंगा। ये संकेत के लिए होता है वह। तो यहाँ भी अध्ययन की प्रक्रिया में कोई नड नाम का तृण विशेष हो सकता है, कोई रहा हो, कहीं उपलब्ध है, ऐसा वर्तमान में नहीं होता है, न उसकी कोई विशेष व्याख्या मिलती है, तो उसको हाथ में लेकर के अर्थात साधन के रूप में, तो प्राचीन काल में लोग नड को हाथ में लेकर के अध्ययन करते थे। ये इस वाक्य का अर्थ हो गया। ऐसे ही ऊर्णा भी है, इसी रूप में आएगा, क्योंकि वहां भी अधीयते बहुवचन में ही है ये, और ऊर्णया में तृतीया हो रही है, तो ऊर्णा, अब ऊर्णा की व्याख्या इन्होंने किसी व्याख्याकार ने नहीं की है, यहाँ किस रूप में लेंगे, किस वस्तु का नाम रखा गया है ऊर्णा, वैसे तो ऊन को बोलते हैं, लेकिन ऊन हाथ में लेकर के अध्ययन करना ये कुछ थोड़ा संगति नहीं फिट लगती है, तो थोड़ा अस्पष्ट है ये वाक्य। कहीं आगे किसी साहित्य में कहीं उपलब्ध हो वैदिक वाङ्मय में तो तुरंत यहाँ का ध्यान आ जाएगा, तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्थ में वैसे ही लेना है, साधन के रूप में ही है ये, क्योंकि तृतीया आ रही है पूर्णया में। तो इस तरह से ये वाक्य अनद्यतन परोक्ष भूत के लिए लिट की प्राप्ति में लट का विधान कर रहा है। आगे अपरोक्षेच, अपरोक्षेच भूत अनर्तने अर्थे वर्तमाना धातु स्म उपदे लट प्रत्ययो भवति। अब ये तो स्पष्ट ही हो गया अपरोक्ष, ठीक है ना, क्योंकि पीछे तो परोक्ष का प्रकरण चल ही रहा था, लेकिन इसने कहा कि ये स्म जो शब्द आता है इसका उपपद, इसको वाक्य में प्रयोग करने का, ये सामान्य वाक्य में भी प्रयोग होता है, केवल परोक्ष की बात नहीं है। तो उस अवस्था में जब इसका प्रयोग करेंगे अपरोक्ष भूतकाल में, भूत तो आ ही रहा है, तो उस अवस्था में फिर लट का प्रयोग होता है। तो अपरोक्ष भूत में लट का प्रयोग होता है, ये कहना क्यों पड़ रहा है बताओ। देखो पिछला सूत्र तो लिट का अपवाद हो गया, वहां लिट की प्राप्ति में लट का विधान है, लेकिन ये जो लट का विधान कर रहा है जब अपरोक्ष है, तो लट का विधान क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अपरोक्ष होते ही सामान्य भूत तो बन ही गया ना, सामान्य भूत बन गया, तो उस अवस्था में फिर लंग की उसकी लुंग की प्राप्ति होगी। लंग नहीं, होना लुंग की क्यों, लंग की, क्योंकि अनद्यतन सामान्य है, अनद्यतन भूत है, इस तरह से परोक्ष विशेषण वहां नहीं है, तो वहां लट का विधान है। तो ऐसे वाक्यों का हम प्रायः प्रयोग देखते ही हैं, एवं एवं स्म पिता प्रभृति, पिता ऐसे कह रहे थे, इति स्म उपाध्याय कथयति, उपाध्याय ऐसे कह रहे थे, इस प्रकार के वाक्य। ननौ पृष्ठ प्रतिवचने, पृष्ठ माने पूछा गया, जिससे पूछा गया है, जिस व्यक्ति से प्रश्न किया गया है वो कौन हो गया, पृष्ठ। अब उसका प्रतिवचन, फिर उसने कोई अपना उत्तर दिया, प्रतिवचन माने उत्तर, तो उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। अनद्यतने परोक्षे इति निवृत्तम। अब यहाँ पर अनद्यतन जो पीछे चला रहा था अनद्यतने लंग से, तो अपरोक्षे च तक तो वो आता रहा था, वो समाप्त हो गया। परोक्षे को तो हमने पीछे एक सूत्र और पीछे रोक दिया था, ठीक है ना, दोनों ही रुक चुके हैं। अब रह गया केवल भूते का अधिकार। तो भूत सामान्य विधिरयम, ये विधि भूत सामान्य में है, इसमें कोई विशेषण नहीं लगाया जाएगा, बस वाक्य में ननु शब्द आना चाहिए।
तो ननु शब्द उपदे प्रश्न पूर्व के प्रतिवचने, प्रश्न पूर्वक प्रतिवचन क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि सूत्र में ही कह रहे हैं पृष्ठ प्रतिवचन। अगर पृष्ठ नहीं है तो प्रतिवचन नहीं, तब नहीं लगेगा सूत्र ये। इनकी पृष्ठस्य प्रतिवचनम, तो प्रश्न पूर्व के प्रतिवचने भूते अर्थे लट प्रत्यय भवति। अब क्योंकि भूत सामान्य में विधि है ये, तो लुंग का अपवाद माना जाएगा, लुंगोपवादः। तो पहले प्रश्न दिखाया जाएगा वाक्य में, आकाश ही कटम देवदत्त, क्या चटाई बना ली? तो उत्तर क्या दे रहा है वो? ननु करोमि भो। अब करोमि तो वर्तमान काल में लग रहा है हमें, तो ये लट लकार वर्तमान काल का नहीं है, वर्तमाने लट से लट नहीं हुआ, यहाँ इस से लट हुआ है भूतकाल में। तो क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ? कर लिया। हाँ, ननु मैंने निश्चित रूप से मैंने बना ली है, यानी कि भूतकाल की ही बात बता रहा है वो, बना रहा हूं ये नहीं कह रहा है, बना लिए हैं। अवोचस तत्र किंचित देवदत्त, देवदत्त अरे क्या तुमने कुछ बोला था अभी? कि हाँ ननु ब्रवीम भो, मैंने बोला था, बोल रहा हूं नहीं कह रहा है वो, मैंने बोला था। पृष्ठ प्रतिवचन इति किम, चलो ठीक है, आपने ये कहा क्यों यहाँ पर? अब उसका उत्तर देते हैं कि ननु आकाशीन माणवक। अब यहाँ जो वाक्य बोला गया है इसके पीछे प्रश्न तो है नहीं कोई, इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ननु का, ननु का जो तात्पर्य है यहाँ निश्चय से ठीक है, यहाँ एक वाक्य साधारण सा है ये, क्या अर्थ क्या निकलेगा कि माणवक ने वास्तव में निश्चित रूप से चटाई, मतलब चटाई कह लो कुछ भी कर लो, वो कार्य कर लिया है। माणवक ने निश्चित रूप से कार्य कर लिया है, एक बोलते हैं ना पॉजिटिव सेंटेंस, तो वैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। और ना प्रश्न का उत्तर है कोई। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि क्योंकि जब पृष्ठ प्रतिवचन, अगर हम केवल पृष्ठ शब्द पर ही, पृष्ठ का ही अगर बनाना चाहें प्रत्युदाहरण, तो बन सकता है या नहीं ये कि पृष्ठ इति किम, अर्थात सूत्र में कहा जाए केवल प्रतिवचन, तो बन सकता है क्या? प्रतिवचन बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिवचन होता किसका है? जब वचन नहीं है तो प्रतिवचन क्या होगा? वचन का प्रतिवचन होता है, जब ध्वनि नहीं है तो प्रतिध्वनि कैसे हो जाएगी? इसलिए पूरे ही शब्द का बनेगा एक साथ। आगे देखो, नन्वोर विभाषा, तो इसी सूत्र ने तो कहा था ननु, और अगला सूत्र क्या कह रहा है? दो शब्द ले रहा है वो, न और नु। तो क्या अंतर है दोनों में? वो है ननु और इसमें क्या है फिर? है? वहां है ननु अलग और यहाँ क्या है? ना, यहाँ भी तो ननु है ना, यहाँ भी तो ननु है ना। अलग आजकल अलग दो, है? दो है। यहाँ दो हैं अलग अलग, ठीक है ना, द्विवचन लग रहा है, वहां ननु एक वचन था, यहाँ ननु। आजकल तो लोग नाना जी को भी क्या कह देते हैं? नानू जी। अब नाना के नानू बन गए, दादा के दादू बन गए, लेकिन बाबा के बाबू नहीं बने अभी। न पापा के पापू बने हैं। तो नन्वोर विभाषा, भूतकाल तो चल ही रहा है, बस वही बात है कि अपरोक्ष और अनद्यतन इसको नहीं लेना है, इसलिए वहां पर स्पष्ट उसका निराकरण कर दिया गया था। तो भूते इत्येव न शब्दे नु शब्दे च उपपदे पृष्ठ प्रतिवचने विभाषा लट प्रत्यय भवति भूते, यानी कि नन्नू को एक साथ बोलोगे आप तो फिर विभाषा वाली बात नहीं है, और न को और नु को अलग करके बोलेंगे तो फिर विकल्प करके लट होगा, तो दूसरे पक्ष में फिर सामान्य भूतकाल में लुंग लकार हो जाएगा। तो प्रश्न वैसे ही करना है यहाँ पर भी, आकाशी ही कटम देवता कहा न करोमि भो, अभी नहीं बनाई है, अथवा न आकाशम। आगे उसी प्रश्न का उत्तर दिया, आकाशी ही कटम देवता, तो प्रश्न वही रहेगा कि अहम नु करोमि,
तो अहम नु करोमी का अर्थ क्या होगा? बोलो। मैं बना रहा हूं, निश्चित रूप से बना लिए है, अर्थ वही लेना है हमें। और अहम नु आकर्षण। आगे, पूरी लुंग चास में। अब यहां पर उपपद में पूरा शब्द लेना है, ठीक है ना, और वाक्य में स्म शब्द आना नहीं चाहिए। तो अनद्यतन ग्रहणम यह मंडूक प्लुतगत्या मंडूक प्रत्यय अनुवर्तते। अब फिर हमें उसी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि पीछे जब कहा गया था कि परोक्ष भी चला गया, अनद्यतन भी चला गया, लेकिन फिर उसकी शरण में पहुंचे ये, यहाँ आवश्यकता पड़ गई थी, तो अनद्यतन को फिर ले आए हैं ये दोबारा। तो पुरा शब्द उपदे स्म शब्द वर्जिते भूत अनद्यतने अर्थे विभाषा लुंग प्रत्यय भवति। तो विकल्प करके लुंग होता है, तो विभाषा तो ले लिया पीछे से, यानी पूरी लुंग विभाषा और अस्मे का भी अर्थ आ गया, लेकिन सूत्र में च भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो च दिया हुआ है, तो च से क्या लेंगे? तो चकारात लट च, क्योंकि अब थोड़ा दूर का, क्योंकि ये अनुवृत्ति तो हमने विभाषा की ले ली, पूर्व सूत्र में थी, लेकिन लट तो नहीं था पूर्व सूत्र में, वो थोड़ा दूर पड़ गया था, उसको चकार से ले लिया। तो ताभ्याम मुक्ते, अब इस तरह से लुंग, और देखो लुंग प्रत्यय तो हुआ विकल्प से, चकार से ले लिया लट, तो लट कर लिया हमने, लुंग किया विकल्प से, तो एक पक्ष फिर बच गया, एक पक्ष फिर बच गया। तो ताभ्याम मुक्ते अर्थात लुंग और लट, इनसे मुक्त होने पर पक्ष यथा विषयम अन्य भी प्रत्यय भवंती। अब अन्य प्रत्यय लाएंगे यथा विषय, तो यथा विषय क्या है यहाँ पर? अनद्यतन भूत। तो अनद्यतन भूत में फिर यथा विषय में कौन सा लकार रह गया? अब लंग। लंग रह गया बस। तो हम कह सकते हैं कि 3 लकार हुए। वसंती इह पुरा छात्रा, पुरा तो सब में आएगा ही, तो अर्थ क्या हुआ यहाँ पर इसका? वसंती इह पुरा छात्रा, यानी कि पहले छात्र यहाँ रहते हैं, रहते थे। रहते थे, लेकिन इसके लिए हम स्म को लगाते हैं ना, तो क्या स्म मत लगाना, लेकिन अर्थ वैसा ही निकलेगा पूरा लगा देने से, क्योंकि वह अर्थ पुरा से ही आ गया। अब पूरा बोल करके हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, तो बिना स्म लगाई भी भूतकाल का तो अर्थ आ ही गया ना, बिना स्म लगाई भी हम ऐसा ही बोलेंगे कि पहले रहते थे, इसकी स्म की आवश्यकता नहीं है, वो अर्थ पुराने ले लिया स्म का। तो ये तो हो गया लट लकार, और अवात्सु पुरा छात्रा है, ये लुंग का हो गया। अवसन इह पुरा छात्रा है, ये लंग का हो गया। और एक बात कि हमने कहा कि ताभ्याम में मुक्ते यथा विषयम अन्य भी प्रत्यय भवंती, तो काल यहाँ पर क्या लिया गया था? अनद्यतन भूत। तो अनद्यतन भूत को हम पीछे हटाते हटाते क्या परोक्ष तक नहीं ले जा सकते? परोक्ष अनद्यतन भी तो होता है, क्योंकि विशेषण तो लगाया नहीं कोई हमने। अनद्यतन भूत इतना बोल दिया, और अनद्यतन का कोई विशेषण लगाया नहीं हमने, अपरोक्ष तो कहा नहीं है, तो परोक्ष भी तो आ सकता है। तो इस तरह से लिट लकार भी आ जाएगा। ऊशुरेह पूरा छात्रा है, वो भी दे दिया ना। अस्मय थी किम, अब इसमें लगाते ही तो सब खेल बिगड़ गया, अब तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं। तो फिर जो पीछे आ चुका है, नटेन इसमें पूरा धीयते, पीछे हमने देखा ही था वाक्य इसमें का प्रयोग करते समय, तो वहां क्या था सूत्र? इसमें लो नहीं, लट्स में, वो था लट्स में, वहां लट लकार हो गया। इस तरह से अब भूत काल का अधिकार भी भूत बन गया, बन गया कि नहीं? अरे भूत को कभी तो वास्तविकता में स्वीकार करोगे, नहीं करोगे, या भूत को सदा वर्तमान रखोगे? अब तक क्या था? भूत वर्तमान था। अब तक भूत वर्तमान चल रहा था कि नहीं? अब भूत हो गया भूत, अब वर्तमान वर्तमान रहेगा, ठीक है ना। तो वर्तमान है लट। अब जो पीछे हमने एक बार क्रिया की व्याख्या कर दी है, उसी को सारा ले लेना, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है।
वही बात कह रहे हैं ये कि प्रारब्ध अपरिसमाप्तश्च। अगर हम उस तरह से लेते हैं ना कि क्रिया तो एक ही क्षण की होती है, तो एक ही क्षण का तो वर्तमान होता है, पीछे के क्षण भूतकाल में चले गए, आगे आए नहीं है जो, वो भविष्य काल के हैं। तो एक ही क्षण वर्तमान है, उसके लिए आप सूत्र बना रहे हो, वो भी लट लकार ला रहे हो, जो कि बहुत प्रयोग होता है इसका। तो ये सारा एक ही क्षण का खेल चल रहा है क्या? कहा नहीं, हम इतने को वर्तमान नहीं बोलेंगे, फिर तो व्यवहार चल ही नहीं पाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक होता है वर्तमान? तो फिर वही आ जाओ चावल पकाने में, कि जहां से हमने प्रारंभ किया था, ठीक है ना, प्रथम जो पग रखा था हमने रसोई के अंदर वहां से लेकर के जब तक रसोई से बाहर न निकल आए खा पी करके या पका करके, तब तक वो जो है सारी प्रक्रिया वो सब वर्तमान काल ही कहलाएगी। ठीक है ना। अगर आधा घंटा लग रहा है चावल पकाने में, तो किसी ने प्रश्न किया 5 मिनट बाद कि माँ क्या कर रही है? ओदनम पचती। फिर 10 मिनट बाद पूछा, ओदनम पचती। कितनी बार पूछो, जब तक आधा घंटा ना हो जाए तब तक वो पचती पचती ही चलता रहेगा। तो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, वर्तमान काल तो एक क्षण का होता है? कि नहीं नहीं, जब से उसने प्रारंभ किया था तब से अपरिसमाप्त, जब तक समाप्ति ना हो जाए तब तक वर्तमान है, इसलिए पचती बोल सकते हैं। तो तस्मिन वर्तमाने अर्थे वर्तमानात्, धातु लट प्रत्यय होती है। अब 2 बार आ रहा है ना, वर्तमाने अर्थे वर्तमानात्, क्योंकि अब हम कहाँ पर हैं? हम वर्तमान में वर्तमान है, ठीक है ना। तो पचती पठती। अगला सूत्र, लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। अब ये जो सूत्र है लटः क्षत्रिशान चाव, एक तो ये भी है, इसमें प्रश्न तुरंत उठ जाएगा कि ऊपर सूत्र बोला हमने वर्तमाने लट, आगे कह रहे हैं लटा क्षत्रिशान चाव। ये तो कोई बात नहीं बनी। आप जिस शैली का अनुसरण करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे उस शैली से आप हट गए थोड़ा सा, अरे पीछे को ही लट को ले आए और विभक्ति विवरणाम तो हो ही जाता है अर्थानुरोध से, तो वही लट लटा षष्ठी में बदल जाएगा। आपको दोबारा कहने की क्या आवश्यकता है? तो इस पर भी चर्चा की जाएगी इसमें आज। तो पहले हम सूत्र के अर्थ को देखते हैं कि लटः क्षत्रि शानचौ इत्येतौ आदेशौ भवतः। ये कोई नए प्रत्यय नहीं है, ये आदेश किए जा रहे हैं। प्रत्यय तो इनका स्थानीवत से नाम हो ही जाएगा। तो इस तरह से लट लकार ला करके उसके स्थान पर ये आदेश किए जाएंगे। ये तो हो गया लटः क्षत्रि शानचौ। अगला शब्द है अप्रथमा समानाधिकरणे। तो अप्रथमा समानाधिकरणे, तो उसका अर्थ किया है अप्रथमांतेन चेत तस्य समानाधिकरण्यम भवति। अप्रथमांत के साथ उसका समानाधिकरण होना चाहिए। तस्य, कस्य 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 कस्य, देखो पीछे कहा था लट के स्थान में क्षत्रिय शानज होते हैं, तो जिसके स्थान में, तस्य इसका किसे कहें? उसी का, उसी की बात हो रही है। जिसके स्थान में आप क्षत्रिय शानज कर रहे हो अर्थात लट, उसका समान अधिकरण किसके साथ होना चाहिए? अप्रथमांत के साथ। तो लट लकार जब लाते हैं तो ये तो पहले ही निश्चय हो जाता है ना कि हम कर्ता में, कर्म में, भाव में किस में लाए हैं, ये तो हो जाता है ना पहले ही निश्चय। तो वहां पर हम जिसमें लाए वो निश्चय हो गया, ठीक है ना, जिस कारक में भी लाए हम। तो वहां कह रहे हैं कि अप्रथमांतेन चेत तस्य समानाधिकरण्यम भवति, उसका समानाधिकरण्य, अधिकरण दोनों का समान होना चाहिए ना, तो उसका समानाधिकरण किसके साथ होना चाहिए? अप्रथमांत के साथ। तो अप्रथमांत के साथ होगा तो उस अवस्था में अन्य जितने कारक हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति जिसमें आती है वो नहीं प्रयोग की जाएगी यहाँ पर, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए उदाहरण देते समय फिर कहाँ से प्रारंभ करेंगे? द्वितीया से। तो पचंतम देवदत्तम, अब देखो पचंतम देवदत्तम पश्चिम में
धातु क्या है? दृश्य धातु, पश्य। और यहाँ पर दृश्य का, यहाँ जो दृश्य धातु आ रही है उससे यहाँ कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ तात्पर्य है केवल पच धातु का। तो पच धातु से हम लट लकार लाए पहले। लट लकार इसलिए लाए कि वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, वो पका रहा है अभी। तो लट लकार ला करके अब जो पका रहा है, वो जो करता है, वो पच धातु का जो करता, ठीक है ना। लट लकार लाए हम कर्ता में, तो कर्ता हो गया इसका, कर्ता में लकार लाएंगे तो कर्ता के साथ इसका हो गया समानाधिकरण, यानी क्रिया भी उसी को कह रही है, देवदत्त शब्द भी उसी को बोल रहा है। जिस कर्ता को पच धातु कह रही है उसी कर्ता को देवदत्त शब्द बोल रहा है। ये क्या हो गया? समानाधिकरण। लेकिन समानाधिकरण वाला पद होना कैसा चाहिए? वो प्रथमांत में न हो। तो ठीक है, द्वितीयांत में है, यहाँ पर तृतीयांत में है, चतुर्थ्यांत सब आ जाएंगे ये। तो उस अवस्था में ये सूत्र क्षत्रिय प्रत्यय करेगा। तो इस तरह से ये तो हम वाक्य सामान्यतः बना ही लेते हैं कि प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में ये क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रथमा में भी तो मिलता है। अब उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले तो उन्होंने प्रदान के रूप में यहाँ दिखा दिया ऐसे करके कि अप्रथमा समानाधिकरणे किम के देवता पचती। तो स्पष्ट है कि यहाँ प्रथमा देवत्व में आ रही है, तो पच धातु से क्षत्रिय प्रत्यय नहीं हुआ लट के स्थान पर। लेकिन ऐसा दिखा करके ये लगेगा कि इसका तात्पर्य है कि प्रथमा में तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रयोग तो मिलता है। अब प्रयोग मिलता है तो फिर ये उदाहरण कैसे बन जाएगा देवता पचती? ये उदाहरण कब बन सकता है? जब ऐसा कोई अर्थ निकल आए, ठीक है ना, कोई तात्पर्यार्थ ऐसा निकल आए कि होता भी है नहीं भी होता, तब ये बात बन जाएगी कि प्रयोग मिलता है, हमें वो भी सिद्ध हो जाएगा हमारा, नहीं मिलता है प्रयोग वो भी सिद्ध हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगी फिर ये। तो अब वही अर्थ निकालना चाह रहे हैं आगे चल करके। तो कहा कि लट इति वर्तमाने, पीछे से लट ला सकते थे हम, ठीक है ना, और आ भी रहा है। फिर भी पुनर्लट ग्रहणम अधिक विधानार्थम, फिर भी लट ग्रहण सूत्र में जो है ये अधिक किया गया है। अब अधिक हम कब बोलेंगे कि पीछे का भी ले लिया हमने और ये भी ले लिया नया एक और, तो दो हो गए ना, दो हो गए इसलिए अधिक हो गए। अब पीछे का जो ला रहे हैं हम, अब अर्थ कैसे करेंगे दोनों लट का? एक तो पीछे का ला रहे हैं, उसका विभक्ति विपरिणाम करके लट के स्थान पर क्षत्रिय शानच होते हैं, ये हम स्वीकार कर सकते हैं। अथवा इस सूत्र में विद्यमान लटह के, लटह में जो सृष्टि आ रही है उसका अर्थ करते हुए लट के स्थान पर क्षत्रिय शानच कर सकते हैं। लेकिन एक लट तो शेष रह गया, तो एक लट शेष रह गया और उसका अर्थ बन नहीं पा रहा है। अब तो कहा उससे एक नया तात्पर्य और निकालेंगे, क्या कि क्वचित प्रथमा समानाधिकरणे की भवती। अब देखो विचार करने की बात है कि शब्द तो बढ़ा हमारे पास में केवल एक लट, जो कि अर्थ में संगति जिसकी नहीं लग पा रही थी, लेकिन तात्पर्य क्या निकाला उसका कि कहीं कहीं पर ये क्षत्रिय और शानच प्रथमा समानाधिकरण होने पर भी हो जाते हैं। तो ये लट से अर्थ कैसे निकल आया? ये लट से ऐसे नहीं निकलेगा। तो एक कौन सा वाक्य बोलते हैं कि जब कहीं पर कोई शब्द अधिक व्यवहार में हम लेते हैं तो अधिक लेकर के हम कोई ना कोई अर्थ को बढ़ाते हैं बस, ठीक है ना, कोई ना कोई अर्थ उससे और बढ़ जाता है। तो वो कोई ना कोई में ऐसा नहीं है कि उस शब्द से अर्थ निकल रहा है वो, ठीक है ना। अधिक विधान है, अधिक विधानार्थम, वो ठीक है, अधिक विधान जहां होता है वो अधिक विधान के लिए वहां तात्पर्य जो निकाला जाएगा, तो वो अधिक अर्थ यही निकाला कि कहीं कहीं पर प्रथमा के साथ समानाधिकरण्य होने पर भी क्षत्रिय और शानच का व्यवहार हो जाता है। अब कहीं कहीं हो जाता है, क्वचित जो शब्द बोला है, तो पीछे जो प्रदान में दिया था देवता पचती, वहां देखो वहां प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कहीं कहीं होता है का तात्पर्य कहीं नहीं भी होता है। तो इस तरह से एक निषेध नहीं है पूरा पूरा,
तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अप्रथमा समानाधिकरणे में जो नए समास किया गया है ये पर्युदास के रूप में, ठीक है ना। प्रथमा में कोई एकदम गंभीरता से या बहुत कठोरता से ये निषेध नहीं कर रहा है। तो सन ब्राह्मण, अब ब्राह्मण में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा है, फिर भी अस धातु से लट लकार ला करके और क्षत्रिय कर लिया। अस्ति ब्राह्मण, ये भी प्रयोग में आ जाएगा। विद्यते ब्राह्मण, विद्यमानो ब्राह्मण, ये शानच का दिखा दिया। ऐसे ही जुहवत और जुहोती, तो जुहवत में क्षत्रिय आ गया भू धातु से। और अधियान, यहाँ शानच का दिखा दिया। और अधीते लट का प्रयोग भी हो गया स्पष्ट। तो इस तरह से ये सूत्र लट में पूर्ण रूप से निषेध नहीं करता है। और ये तात्पर्य निकाला गया है 2 बार लट का प्रयोग होने से। पीछे से अनुवृत्ति भी आ रही है और सूत्र में भी बोल दिया गया है। आगे, मांगी आक्रोशे। अब मांग शब्द का प्रयोग करते समय वाक्य से क्या अर्थ निकालते हैं हम जब मांग का प्रयोग करते हैं? तो मांग जब बोलते हैं, निषेधार्थक जो मां शब्द है ना, तो वहां किसी को निषेध ही तो करते हैं किसी क्रिया के लिए। गीता में श्लोक आता है ना, मां क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते। मंत्र बोलते हैं माते संगोस्तो कर्मणि, वहां तो चलो ठीक है उसके साथ में है कि नहीं हो, एक कामना की जा रही है। लेकिन जब माँ का निषेध करते हैं कि गाम माँ हिंसी ही, वेद का मंत्र आता है ना, गाय की हिंसा मत करो, तो जहां भी माँ आता है प्राय करके कोई दूसरे को निर्देश दिया जा रहा होता है किसी क्रिया में कि ऐसी क्रिया मत करो। तो वहां पर वर्तमान काल का तो वैसा प्रयोग होता नहीं है कि कोई कर रहा है और वहां कह रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। वहां तो न शब्द का प्रयोग करेंगे। मत कर रहा है ऐसे बोलते हैं कहीं हिंदी में, नहीं कर रहा है कि माँ का भी अर्थ नहीं होता है तो बोल दो मत कर रहा है, ऐसे बोलो, नहीं बोलते ना। मत करो, नहीं कर रहा है, यही तो आएगा व्यवहार में। तो मत में और न में अंतर आ गया ना थोड़ा, क्योंकि मत में निर्देश आएगा सीधा एकदम, और न में एक किसी कार्य का निषेध है बस कि नहीं कर रहा है। तो माँ का प्रयोग करेंगे तो कौन से लकार आते हैं माँ के साथ में? मांगी लुंग, स्मूतरे लंग च, यही तो है। लेकिन ये वार्ते क्या कह रहा है कि यदि आक्रोश अर्थ है वहां पर थोड़ा सा, तो वहां क्षत्रिय शानच का प्रयोग हो जाएगा। तो माँ पचन और माँ पचमाना का अब क्या अर्थ निकलेगा बताओ? ये सारी बातें मैंने बोली हैं, नहीं बस अटक गए ना आप? हैं? नहीं क्या पकड़ा। नहीं बनी बात? निर्देश के रूप में लो ना, मत पकाओ, माँ पचन। अरे ऐसे ही वर्त अर्थ वही रहेगा जो हम इस अर्थ को कहने के लिए हम जो लकार लाना चाह रहे थे वो न ला करके माँ का प्रयोग हो गया है, इसलिए हमने क्षत्रिय शानच किया है यहाँ पर। और क्षत्रिय शानच किया है तो लट भी लाना पड़ेगा फिर। यहाँ अर्थ तो वही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि आक्रोश अर्थ में बोल रहे हैं, जैसे कोई क्रिया एक बहुत कठोरता से किसी को निषेध करना है किसी क्रिया का कि नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं करना, माँ पचन माँ पचमाना, चिल्लाते हुए, कहते ना चिल्लाते हुए, तो उस तरह से अर्थ निकालना है। आगे कहते हैं केचित विभाषा ग्रहणम अनुवर्तयन्ति, कुछ आचार्य यहाँ पर पीछे से विभाषा शब्द को भी ले आते हैं। कहाँ से? नन्वोर विभाषा इति। और उस विभाषा को ला करके तो फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं हमारे लिए। तो वो जो पीछे बात बताई थी ना, लट इति वर्तमाने पुनर्लट ग्रहणम, उसकी भी नहीं रहेगी आवश्यकता। फिर क्या होगा कि साच व्यवस्थिता, वह विभाषा एक प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी। और व्यवस्था किस तरह से होती है फिर? कि कहीं तो क्षत्रिय शानच नित्य हो जाएंगे, कहीं कहीं पर होंगे भी नहीं भी होंगे, दोनों बातें हो जाएंगी, और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं
बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये सभी प्रकार की बातें और भी निकल आती हैं इससे। तो वहां लक्ष्य के अनुसार हम व्यवस्थित भाषा की संगति लगाएंगे। जैसा जैसा हमें लक्ष्य अर्थात उदाहरण मिलता जाएगा तो वैसा वैसा हम विभाषा के द्वारा उसको सिद्ध करना चाहेंगे। और ज्यादा विस्तार से फिर इसमें महाभाष्य में और भी चर्चाएं आएंगी इस सूत्र पर, उसको वहां देखेंगे। तो अभी हमने जो क्षत्रिय और शानच किए थे लट के स्थान पर, और साथ में ये भी कहा था कि प्रथमा के साथ समानाधिकरण होगा तो नहीं होगा, लेकिन बाद में हमने उसको भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन वो तो स्वीकार हमने एक अन्य प्रकार से किया है। अगर हम सामान्य अर्थ ही लेते हैं तो प्रथमा में तो वो सूत्र लग नहीं रहा है, तो अगला सूत्र प्रथमा को लगाने के लिए है, ठीक है ना। संबोधने च, तो संबोधने च का अर्थ यानी कि प्रारंभ में ही कह दिया कि प्रथमा समानाधिकरणार्थ आरंभ। अब ये मत उत्तर दे देना यहाँ पर कि प्रथमा का हमने कर तो लिया, सिद्ध प्रथमा में भी होता है, दोबारा लट ग्रहण करने से। ये बातें तो बाद में व्याख्या से निकली है ना। हम सूत्रकार के सूत्र को देख करके जैसा अर्थ निकल रहा है वैसा ही अर्थ ध्यान में रखते हुए अब इस सूत्र को लगाएंगे तो यही तो तात्पर्य होगा कि प्रथमा में प्राप्ति नहीं थी, उसने इसने प्राप्ति करा दी यहाँ। अब यदि हम वहां से सिद्ध कर लें कि प्रथमा में होता तो है, तो ये सूत्र ही अनावश्यक हो जाएगा। फिर जरूरत ही क्या है इसकी? यह है इसकी आवश्यकता तभी तो पड़ेगी हम जब सूत्र को सूत्र के रूप में विधावृत्ति से जो अर्थ निकल रहा है वही रहने दें बस केवल, तब ये कहेंगे कि प्रथमा में प्राप्ति नहीं थी, उसके लिए सूत्र है ये। तो संबोधने च विषय लटः क्षत्रिय शानचौ प्रत्ययो भवतः। तो हे पचन, हे पचमाना यहाँ प्रथमा में भी प्रयोग हो चुका है। वहां पर प्रधान में क्या दिखाया था? देवदत्तः पचति। ये देवदत्तः पचति में हमने क्या नहीं बनाया, क्या प्राप्त हो रहा था कि देवदत्तः पचन या देवदत्तः पचमानः, यही तो बनता। तो वैसा न बन के देवदत्तः पचति बन गया। तो देवदत्त साथ में बोला कि नहीं? लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हे पचन, हे पचमाना। यहाँ देवदत्त कहाँ पर है? तो लगा लो देवदत्त क्या अंतर पड़ता है कि हे देवदत्त पचन, हे पकाते हुए देवदत्त। भाई लग तो सकता है ना यहाँ हे है तो कोई ना कोई। वो तो हे तो इसलिए दिखाया है कि संबोधन है, संबोधन का एक प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में रखते हैं ना हे। लेकिन हम अपनी वाणी के जो एक ध्वनि निकलती है उससे भी तो प्रश्न बना लेते हैं ना बिना हे लगाए। जैसे देवदत्त, देवदत्त हमने बोला, किसी से बात कर रहे हैं कि ये देवदत्त है, अयम देवत्वसी देवत्वस्ति। और एक कहा कि देवदत्त, अब थोड़ी सी आवाज में ध्वनि में अंतर आ गया नहीं? अब ये किसी को बुलाना ही तो हो गया, ये संबोधन हो गया कि नहीं? कि नहीं नहीं आपने हे तो बोला ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ तो हे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पाणिनि बोल के कैसे समझाएं, या व्याख्याकार जो व्याख्या कर रहे हैं, ये ध्वनि तो यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं काशिकाकार की, तो वो तो हे लिख के ही बताएंगे देखो हम यहाँ पर संबोधन बोलना चाह रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग होती तो बिना हे के भी काम चल सकता था। आगे है लक्षण हेतु हो क्रियाया। क्रिया का, क्रियाया क्रिया का, क्रिया का कौन? लक्षण अथवा क्रिया का हेतु, ये दो बातें हैं। और इस अर्थ में यदि धातु वर्तमान है तब ये सूत्र क्षत्रिय शानच करता है। तो लक्षण का अर्थ किया लक्ष्यते चिह्न्यते येन तल लक्षणम। तो चिह्न्यते लक्ष्यते ये कर्म में व्युत्पत्ति कर रहे हैं, तो कौन है वो जिसको चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लक्षित किया जा रहा है, वो कौन है? तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं? क्रिया, क्रिया को चिन्हित जिसमें किया जा रहा है। तो क्रिया को चिन्हित करने वाली दूसरी भी क्रिया ही होगी, ठीक है ना, क्रिया से क्रिया को। अथवा हेतु, तो हेतु भी क्रिया होगी दूसरी।
यानी क्रिया का कारण दूसरी क्रिया। तो धात्वर्थ विशेषणम च एतत्, इसीलिए आगे कहा, हाँ पहले हेतु का अर्थ किया जन का हेतु हो। कोई क्रिया यदि उत्पन्न हुई है तो उस क्रिया की उत्पत्ति में कारण क्या रहा, क्यों ये क्रिया की गई है, तो उसका हेतु जो है वो भी दूसरी क्रिया वो दिखाई जाएगी। तो धात्वर्थ विशेषणम चेतद, ये दोनों ही विशेषण लक्षण और हेतु ये धातु के अर्थ के हैं। तो लक्षणे हेतौ च अर्थे वर्तमानात् धातोः परस्य लटः क्षत्रि शानचौ आदेशौ भवतः तौ चेल लक्षण हेतु क्रिया विषयौ भवतः, वो क्रिया के ही विषय होने चाहिए। जैसे कहीं पर भोजन क्रिया को बताया जा रहा है, ठीक है ना, भोजन क्रिया हो रही है, यवन लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन उस भोजन क्रिया को बताते हुए उसका एक लक्षण और दे दिया गया है कि वह भोजन क्रिया किस तरह से की जा रही है। तो वाक्य क्या बन गया, शयाना भुंजते यवना, यवन सोते हुए भोजन कर रहे हैं, लेटे लेटे। सोते हुए तात्पर्य यहाँ पर लेटे लेटे, सोने में कैसे भोजन कर लेगा आदमी निद्रा में, तो लेटे लेटे भोजन कर। बहुत से लोग खाते हैं ना लेट करके भी, खा लेते हैं, नहीं दवाई कैसे लेते हैं, कभी कोई मरीज को देते हैं ना लेटते लेटे ही देते हैं, यानी कोई उसको खिलाना है, मुख में डालना है उसके। तो शयाना भुंजते यवना, लेकिन यहाँ तो भोजन कर रहे हैं ऐसे ही लेटे हुए। तो यहाँ जो शयाना जो क्रिया है ये क्या है, ये किसका लक्षण बनी, भोजन क्रिया का, ठीक है ना। तो अब ये जो शयाना जो क्रिया है, शयन क्रिया, ये किसी अन्य क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान है, लक्षण के रूप में। अब यहाँ जो लट लकार आ रहा था उस लट के स्थान पर इस सूत्र ने शानच कर दिया। ऐसे ही तिष्ठन्तो अनुशासति गणकाः, जो गणक हैं वो बैठे बैठे अनुशासन कर रहे हैं, ये बहुवचन है। अनुशास्ति, अनुशास्तः, अनुशासति, है बहुवचन नहीं है, लग रहा है जैसे एक वचन का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अदादि गण की है ये, शस का लोप हो गया उसका शब्द का। तो तिष्ठन्तः अनुशासति गणकाः, ये गणक क्या है, यहाँ पर अनुशासन कर रहे हैं। वैसे गणक ज्योतिषी को भी कहते हैं, या जिनकी दृष्टि में पूरा देश रहता है, जो शासक वर्ग है, उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनुशासन की बात आ रही है। तो चलो जो भी अर्थ निकल रहा है, हमें यहाँ ये देखना है कि तिष्ठन्तः में स्था धातु से लट लकार ला करके उसके स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय हो चुका है, क्योंकि ये लक्षण अर्थ में है। ऐसी हेतु का दिया है, अर्जयन वसति। अब कोई कहीं पर रह रहा है तो रहने में कारण पूछा गया, भाई क्यों रह रहे हो यहाँ पर, कि मुझे कमाई करनी है, आजीविका के साधन के रूप में मुझे यहाँ पर कोई कार्य मैं कर रहा हूँ, इसलिए धन अर्जन करने के लिए रह रहा है। तो ये क्या हो गया, वसन क्रिया का हेतु। वसन क्रिया का हेतु कौन बना, अर्जन, तो उसमें क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। शानच का दिखा दिया, अधियान वसति, कोई अध्ययन के लिए रह रहा है कहीं पर। लक्षण हेतु और इति किम, तो अगर सामान्य वाक्य बोलेंगे पठति पठति, तो इस एक ही क्रिया में तो फिर बस लट लकार हो गया, शानच नहीं हुआ। क्रियाया इति किम, क्रिया का लक्षण और क्रिया का हेतु, ये दो बातें जो बोली थी। तो क्रिया का आप क्यों ले रहे हो, तो कहा कि द्रव्य गुणयोर माभूत, कहीं द्रव्य का लक्षण या गुण का लक्षण कोई आएगा, तो उस अवस्था में ये सूत्र क्षत्रिय प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे कंपन क्रिया हो रही है कहीं पर, ठीक है ना, और कंपन क्रिया का लक्षण यानी यह कंपते सह अश्वत्थ, कि जो कंपन क्रिया करता है वो अश्वत्थ होता है, ठीक है ना। अब ये कंपन क्रिया कहाँ देखी जा रही है, अश्वत्थ में, तो इस तरह से के रूप में आ गया। अब यहाँ पर तो क्रिया का लक्षण होना चाहिए, किसी द्रव्य का या गुण का लक्षण नहीं। यहाँ जो कंपन क्रिया आई है ये किसके लक्षण के रूप में आई है, अश्वत्थ के लक्षण के रूप में, अश्वत्थ की पहचान बताने के लिए कि किसे कहते हैं अश्वत्थ, कि जो हिल रहा है वो अश्वत्थ है।
और लघु किसे कहते हैं कि जो यद उत्प्लवते तत् लघु, ये गुणवाचक शब्द हो गया। एक द्रव्य का दिखाया उदाहरण और दूसरा गुण का। तो यहाँ पर प्लवन क्रिया गुण के लक्षण के रूप में है कि जो उत्प्लवन करता है उसको वो लघु गुण वाला होता है, लघु कहते हैं उसके लिए। यह निषिदति तद्गुरु, तो गुरु और लघु ये दोनों गुणवाचक हो गए। लक्षण हेतु रीति निर्देश पूर्व निपात व्यभिचार लिंगम। अब एक चीज यहाँ पर और निकाली जा रही है सूत्र की संरचना से कि सूत्र में जो शब्दों का सन्निवेश हो रहा है, तो लक्षण और हेतु दोनों का द्वंद्व समास किया गया। द्वंद्व समास में पूर्व निपात के नियम के आधार पर कौन सा पूर्व आना चाहिए था, कौन सा आना चाहिए? हेतु। हेतु शब्द पूर्व में आना चाहिए, लेकिन पूर्व निपात का यहाँ पर हो गया व्यभिचार। तो व्यभिचार जो हुआ है यहाँ पर, ये पाणिनि स्वयं संकेत दे रहे हैं कि हमने जो पूर्व निपात के नियम करने वाले सूत्र बनाए हैं उनको बिल्कुल कठोरता से पालन मत करना, थोड़ी ढील देते रहना, क्योंकि कहीं कहीं पर उसका विपरीत भी मिल सकता है। तो ये ज्ञापक है इस प्रकार का, ठीक है ना। ये दिया ना व्यभिचार लिंगम, यही प्रतीक है उसका, लिंग है ये चिन्ह है, बताने वाला है लिंगयते अनिति लिंगम। तो अन्यत्र भी इसको घटा सकते हैं कहीं भी। तो बहुत से सूत्र ऐसे मिलेंगे और लोक में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे धूम का और अग्नि का समास करके धूमाग्नि ऐसे साहित्य में प्रयोग होता है, जबकि अग्नि पहले आना चाहिए। ऐसे ही मृदंग शंख पणवाह, तो अल्पाचतर जो है ना शंख, वो बीच में घुसा दिया। मृदंग और पणव, ये मृदंग पहले 3 अंश वाला है, वो पहले आ गया। तो ऐसे विपरीत उदाहरण मिल सकते हैं। आगे एक सूत्र लेते हैं, तऊ सत। अब ये तऊ से यहाँ पर द्विवचन आ रहा है, तो पीछे के क्षत्रिय और शानच यही लिए जाएंगे। तो तऊ क्षत्रिय शानचौ सत संज्ञौ भवतः, ये केवल संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है। तो तऊ ग्रहणम उपाधि असंसर्गार्थम, तऊ जो ग्रहण किया है ये उपाधि के असंसर्ग के लिए। तो असंसर्ग के लिए का तात्पर्य क्या है? उपाधि का असंसर्ग। पहले उपाधि को समझो, उपाधि क्या है यहाँ पर। देखो, यदि यहाँ पर तऊ ग्रहण न किया जाए तो क्या होगा? तऊ ग्रहण न करने पर जो क्षत्रिय और शानच पीछे कहे गए हैं प्रकरण के अनुसार वही तो आएंगे। और वह क्षत्रिय और शानच किसके स्थान पर किए गए थे? लट के स्थान पर। तो लट की उपाधि से जुड़े हुए हैं वो, ठीक है ना, क्षत्रिय और शानच। तो लट के स्थान पर जो किए गए हैं वही क्षत्रिय शानच ला करके उनका नाम रखा जाएगा सत। ये बन सकता था नहीं बिना तऊ ग्रहण किए, उनका नाम सत हो जाता है। अब तऊ ग्रहण किया गया तो क्या तात्पर्य हुआ कि वे क्षत्रिय शानच। तो वे से हम, क्योंकि तऊ जो है ना सर्वनाम शब्द जो तद है, ये दूर का परामर्शक होता है कि नहीं? दूर की वस्तु को भी सह बोलते हैं ना, सह तउते। तो वे क्षत्रिय शानस, तो वे का तात्पर्य एक तो यहाँ कहे गए ये, और भी कहीं कहे गए हैं वो भी। अब हट गए ना लट रूपी उपाधि से हम। तो क्षत्रिय शानच क्या लिट के स्थान में नहीं होते हैं? लिट के स्थान में भी तो होते हैं। तो अगर हम तऊ नहीं कहेंगे तो वो बेचारे रह जाएंगे, कह रहे हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने। तो ये जो सत संज्ञा है ना, ये क्षत्रिय शानच मात्र की होगी, चाहे वो लट के स्थान में हो चाहे लिट के स्थान में हो। तो ये कब सिद्ध हो पाएगा ऐसा अर्थ कि हम उपाधि को हटा दें, पहले लट वाली उपाधि को। लट से जुड़े हुए जो क्षत्रिय शानच हैं वो उपाधि हटा दी गई। तो तौ ग्रहणम उपाधि असंसर्गार्थम क्षत्रिय शानच मात्र से संज्ञा भवती। तो इस तरह से ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वाणः, ठीक है ना। और ये तो हो गया लट का। और ब्राह्मणस्य करिष्यन्, ब्राह्मणस्य करिष्यमाणः, ये लिट का भी ले लिया। सत प्रदेशाः पूर्ण गुण स्वेतार्थ सदव्यतव्य इत्येवं। बस यहीं तक रखते हैं अभी।
प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।